स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैव ईंधन फसलों, कृषि अपशिष्ट और शैवाल जैसे नवीकरणीय जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। 2. जैव ईंधन में सामान्यतः जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, जिससे वे अधिक कुशल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैव ईंधन फसलों, कृषि अपशिष्ट और शैवाल जैसे नवीकरणीय जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन करने से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जैव ईंधन में आमतौर पर जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ऊर्जा होती है, जिसका अर्थ है कि समान ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अधिक की आवश्यकता होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुसार उपयोगकर्ता की सहमति स्वतंत्र रूप से विशिष्ट, सूचित और दबाव रहित होनी चाहिए। 2. भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य डिजिटल बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एआई में नैतिक और नियामक चुनौतियां। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुसार उपयोगकर्ता की सहमति स्वतंत्र रूप से विशिष्ट, सूचित और बिना किसी दबाव के दी जानी चाहिए, अतः कथन 1 सही है। भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य डिजिटल बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एवं अन्य 2024 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित उम्मीदवार के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। 2. राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ एवं अन्य 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर सभी क्षेत्रों में गैर परक्राम्य सुलभता मानदंडों का एक समूह बनाने का निर्देश दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एवं अन्य 2024 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित उम्मीदवार के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया, अतः कथन 1 सही है। राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ एवं अन्य 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर सभी क्षेत्रों में गैर परक्राम्य सुलभता मानदंडों का एक समूह बनाने का निर्देश दिया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति का माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती। 2. हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का एक माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत अधिक अस्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है, जो वस्तुओं की एक निश्चित बास्केट खरीदने की लागत की गणना करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यापक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, तरल नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरिया की परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। 2. नैनो तरल यूरिया को 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। 3. यह उर्वरक एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तरल नैनो यूरिया, यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है, अतः कथन 1 सही है। तरल नैनो यूरिया को जून 2021 में भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह उर्वरक एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद ही किया जाना चाहिए, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रक्रिया सुधारों का उद्देश्य समष्टि आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से आर्थिक ढांचे का पूर्णतः पुनर्गठन करना है। 2. लेबलिंग नियमों में विनियामक विखंडन विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन चुनौतियां उत्पन्न करता है। 3. विनियामक अध्ययनों के लिए एक निश्चित कैलेंडर से व्यवसायों के लिए पूर्वानुमानशीलता बढ़ सकती है तथा लागत कम हो सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रक्रिया सुधार लक्षित होते हैं मौजूदा प्रणालियों में वृद्धिशील परिवर्तन, न कि आर्थिक ढांचे का पूर्ण पुनर्गठन, अतः कथन 1 सही नहीं है। लेबलिंग नियमों में विनियामक विखंडन विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन चुनौतियां उत्पन्न करता है, अतः कथन 2 सही है। विनियामक अध्ययनों के लिए एक निश्चित कैलेंडर से व्यवसायों के लिए पूर्वानुमानशीलता बढ़ सकती है तथा लागत कम हो सकती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। 2. केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 पेश किए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी से तात्पर्य पारंपरिक प्रसारण विधियों को दरकिनार करते हुए इंटरनेट के माध्यम से सामग्री वितरित करने वाली स्ट्रीमिंग सेवाओं से है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है, जिससे सामग्री का अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 पेश किए, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा वुड वाइड वेब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्वनीकरण हेतु एक वैश्विक पहल। बी. माइकोराइजल कवकों का एक सहजीवी नेटवर्क जो भूमिगत पौधों की जड़ों को जोड़ता है। सी. वानिकी शोधकर्ताओं द्वारा वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक डिजिटल संचार प्रणाली। या डी. उपग्रह डेटा का उपयोग करके वन स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक तकनीकी मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वुड वाइड वेब माइकोराइजल कवक द्वारा निर्मित भूमिगत नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो जंगलों में पौधों और पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है। यह सजीवी संबंध पौधों को पोषक तत्वों, पानी और रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। कवकों को पौधों से शर्करा प्राप्त करने में लाभ होता है, जबकि पौधों को कवकों से आवश्यक खनिज तथा पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यह नेटवर्क पौधों को संकट के संकेत जैसे कि कीटों या सूखे के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत संप्रेषित करने में मदद करता है। इससे पड़ोसी पौधों को रक्षात्मक तंत्र तैयार करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंतर संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एआई की बढ़ती ऊर्जा मांग वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में काफी देरी कर सकती है। 2. प्रौद्योगिकी कंपनियां एआई परिचालन की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की संभावनाएं की खोज कर रही हैं। 3. हाल के वर्षों में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की लागत में भारी कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंतर संबंध। इलेक्ट्रिक पावर इंस्टीट्यूट द्वारा उजागर किए गए
रिपोर्ट के अनुसार एआई की ऊर्जा मांगों से स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों पर दबाव पड़ने का अनुमान है। इस प्रकार एआई की बढ़ती ऊर्जा मांग वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में काफी देरी कर सकती है। अतः कथन एक सही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी तकनीकी कंपनियां एआई संचालन की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की खोज कर रही हैं। अतः कथन 2 सही है। नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण बेहद महंगा है। हाल की परियोजनाओं की लागत अरबों डॉलर है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अत्याधुनिक और प्रभावी मिसाइल प्रणाली है जो मध्यम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। 2. यह मिसाइल अपनी हाइपरसोनिक गति और मल्टीपल टारगेटिंग क्षमता के कारण अत्यधिक प्रभावी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े सार्वजनिक किए जो दिनप्रो शहर पर हुए हमले के दौरान गिर गए थे। वहीं रूस ने इसे अपने नए ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण बताया है। यह एक अत्याधुनिक और प्रभावी मिसाइल प्रणाली है जो मध्यम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अतः कथन 1 सही है। यह मिसाइल अपनी हाइपरसोनिक गति और मल्टीपल टारगेटिंग क्षमता के कारण अत्यधिक प्रभावी है। अतः कथन 2 सही है। इसका लक्ष्य मध्यम दूरी वाले दुश्मन ठिकानों को त्वरित और प्रभावी रूप से नष्ट करना है। अगला प्रश्न है, डल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों में से एक है। 2. यह झील प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जो करीब 21.1 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन व्हाइट ग्लोब एनजीओ और झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की एथलेटिक क्षमता और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रदर्शित करना था। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों में से एक है। अतः कथन 1 सही है। डल झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हाउस बोट्स, शिकारा और सुरम्य वातावरण के लिए जानी जाती है। पर्यटन के अलावा मछली पकड़ना यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा कारोबार है। यह झील 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जो करीब 21.1 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।